हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ेंगे आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम एमपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए एमपी की हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कि निर्माण आईएएस बुक से होगी। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए है जो कि हम किससे पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में, जो कि यूनिट 2 में दिया गया है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं इस बुक के साथ, तो हम वो बुक क्वेश्चंस की बुक को भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो बुक है वो निर्माण आईएएस की बुक है, तो आप चाहें तो इस बुक को भी क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, और या आप चाहें तो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज किसकी, मध्य प्रदेश के इतिहास की। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो हम पहली चीज़ आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रागैतिहासिक पुरावशेष एवं शैलाश्रय के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रागैतिहासिक पुरावशेष और शैलाश्रय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने का स्रोत क्या क्या है, पुरातत्व है, साहित्य है तथा विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के वृत्तांत हैं। तो हमने मध्य प्रदेश के इतिहास के जानने के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है, पुरातत्व, साहित्य और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के वृत्तांत में। पुरातत्व में अगर हम देखें तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, प्रागैतिहासिक पुरावशेष, आद्यैतिहासिक पुरावशेष, अभिलेख, सिक्के और स्मारक, स्तूप एवं मूर्तियों के बारे में। और इसी के साथ हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे पुरातत्व के बारे में। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, पुरातत्व के बारे में। तो जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जिस काल में मानव घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रागैतिहासिक काल जहाँ पे कोई भी लिखित हमें विवरण नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल, लेकिन जहाँ पर लिखे हुए विवरण तो हमें मिलते हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए उसे कौन सा काल कहा जाता है, आद्यैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल या इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में स्पष्टतः क्या है, उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा, आद्यैतिहासिक काल और फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल के बारे में देखा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक पुरावशेष या पाषाण युग के बारे में। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। विकास की अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों ने पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया है। तो कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा है, तो पहला है पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण युग, जिसको 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद मध्य पाषाण युग है और तीसरा जो है वो क्या है, उत्तर पाषाण या नव पाषाण युग। हमने क्या देखा, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से माना जाता है। विकास की अवस्थाओं को दृष्टि में रखते हुए विद्वानों ने पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण या जिसे नव पाषाण युग भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व पाषाण युग के बारे में। पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत और उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा था। तो पूरा पाषाण काल में मध्य प्रदेश दक्षिण भारत और उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा था। इस युग के विशेष औजार बिना हत्थे मतलब हैंडल अथवा लकड़ी के हत्थे वाले हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, खुरचनी, मुष्टि कुठार तथा क्रोड आदि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर पाए गए हैं। निम्न पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व पाषाण युगीन स्थल नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, मंदसौर, सीधी, साजापुर, सागर, पंचमढ़ी आदि हैं। नर्मदा घाटी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो नर्मदा घाटी के बारे में अगर हम देखें तो नरसिंहपुर के निकट भुत्रा यानी भट्टरा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश के प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। ध्यान रखना है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा निम्न पुरा पाषाण काल में हमने कुछ स्थल को देखा। निम्न पुरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोन घाटी, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, मंदसौर, सीधी, साजापुर, सागर, पंचमढ़ी, ये सभी। इसके बाद हम नर्मदा घाटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो नरसिंहपुर के निकट भुत्रा नामक स्थान से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं जो मध्य प्रदेश के प्राचीन उपकरण माने जाते हैं।
1935 में डी टेरा तथा पीटरसन ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण कर जीवाश्म उपकरणों तथा स्तर विज्ञान में परस्पर संबंध बताया है। ध्यान रखना है हमें कि 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण कर जीवाश्म उपकरण तथा स्तर विज्ञान में परस्पर क्या बताया, संबंध बताया। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया तथा एस.सी. सुपेकर को महादेव पिपरिया यानी नरसिंहपुर में 860 औजार प्राप्त हुए हैं तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा निर्मित फ्लेक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सन 1983-92 के बीच नर्मदा घाटी क्षेत्र में जीवाश्म प्राप्ति की गहन खोज हुई और इस क्रम में सैकड़ों पुरापाषाण औजारों और पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि रही है। ध्यान रखना है, नर्मदा घाटी जो है वो पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की क्या रही है, मुख्य भूमि रही है। नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल और उपकरण प्राप्त हुए हैं और नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति के कारण भी क्या है, प्रसिद्ध है। नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, जीवाश्म प्राप्ति के कारण भी क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद नर्मदा स्थित नेतनखेड़ी, नर्मदा के पास ही नेतनखेड़ी से मानव जीवाश्म के अंश, बाईं उर्वास्थ और प्रगंडिका के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। नरसिंहपुर यानी बरमान घाट, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य का क्षेत्र और जबलपुर बेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि नरसिंहपुर जहाँ बरमान घाट के पास अगर हम देखें तो ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य का क्षेत्र एवं जबलपुर से हमें क्या मिला है, स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, एस.सी. सुपेकर, आर.बी. जोशी, मैक क्राउन एवं अन्य पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का क्या किया है, सर्वेक्षण किया है। तो नर्मदा घाटी के सर्वेक्षण में हमने किन का नाम पढ़ा है, एच.डी. सांकलिया, एस.सी. सुपेकर, आर.बी. जोशी, मैक क्राउन और अन्य पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है। हथनौरा, सीहोर से मानव की प्राचीनतम कंकाल का साक्ष्य मिला है। तो ध्यान रखना है, हथनौरा कहाँ पर है, सीहोर में है, वहाँ से मानव का प्राचीनतम कंकाल होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला है, जिसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है। किसे नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है, ये जो मानव का प्राचीनतम कंकाल मिला है, कहाँ से मिला है, हथनौरा सीहोर से, इसी को नर्मदा मैन के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी। कब, 5 दिसंबर 1982 में। इसके बाद सन 1982 में होशंगाबाद वर्तमान सीहोर के पास नर्मदा नदी के किनारे हथनौरा नामक ग्राम में डॉक्टर अरुण सोनकिया को होमिनिड मानव कपाल की प्राप्ति हुई। यह 30 वर्षीय युवती का अवशेष था। हथनौरा से भैंसा, दरियाई घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इन पशु जीवाश्मों को नमदिकश कहा गया है। तो ध्यान रखना है, नमदिकश किसे कहा गया है, पशु जीवाश्म। हथनौरा से भैंसा, दरियाई घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं और इन पशु जीवाश्मों को क्या कहा गया है, नमदिकश कहा गया है। महेश्वर के दुर्काडीनाला में जॉर्ज अरमोंड ने उत्खनन कर 100 से अधिक उपकरण संग्रहित किए थे। के.डी. बनर्जी ने सीहोर तथा नर्मदा घाटी में लगातार उत्खनन कार्य कर कई उपकरण खोजे। किसने, के.डी. बनर्जी ने सीहोर तथा नर्मदा घाटी में लगातार उत्खनन कार्य कर कई सारे क्या किए हैं, उपकरण खोजे हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा मंडला में डी सेन ने पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजे हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर तथा मंडला में डी सेन ने पूरा पाषाणकालीन उपकरण को क्या किया है, खोजा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चंबल घाटी के बारे में। अगर हम चंबल घाटी के बारे में देखें तो बीबी लाल द्वारा, किसके द्वारा, बीबी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई है। एक अनजान भूगर्भ शास्त्री ने चंबल घाटी के नीमच में ग्रे क्वार्टजाइट बाउचर की खोज की। बाद में बी.एस. वाकड़कर ने मंदसौर में बहुत से पूरा पाषाणकालीन उपकरण को क्या किया था, खोजा था। तो बीबी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की गई और एक अनजान भूगर्भ शास्त्री ने चंबल घाटी के नीमच में ग्रे क्वार्टजाइट बाउचर की खोज की थी। तो ध्यान रखना है कि बाउचर क्या है, तो ये चंबल घाटी कि नीमच में ग्रे क्वार्टजाइट बाउचर जो है उसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी और बाद में बी.एस. वाकड़कर ने मंदसौर में बहुत से पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। ए.पी. खत्री ने शिवना नदी के क्षेत्र का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया और रामघाट और शमशान घाट नामक 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की खोज की जहां उन्हें पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले। इसके बाद अगर हम देखें तो चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में खोज के दौरान एस.के. श्रीवास्तव को पूर्व और मध्य पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले।
मिले हैं। चंबल घाटी के निचले क्षेत्र में खोज के दौरान एस.के. श्रीवास्तव को पूर्व और मध्य पूरा पाषाण कालीन क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेतवा घाटी के बारे में। तो वी.एस. वाकड़कर ने भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस के अवशेष खोजे। वी.एस. वाकड़कर जो थे वो भीमबेटका से वयस्क होमोसेपियंस के क्या खोजते हैं? अवशेष खोजे। भीमबेटका के एक शैलाश्रय की दीवारों पर ठीक ठाक कपनुमा गड्ढे देखकर लगता है कि यह होमो प्रजातियों के सदस्यों द्वारा रची गई कला का सबसे क्या है? प्रारंभिक उदाहरण है। बड़ी मात्रा में क्वार्टजाइट चट्टानों के होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि हिंदुस्तान का प्रथम आधुनिक मानव यही रहा होगा। भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से छुरी एवं छैनी मिले हैं। सिंह और खत्री द्वारा किए गए बेतवा नदी घाटी के सर्वेक्षण के दौरान पूरा पाषाण कालीन उपकरण ललितपुर क्षेत्र से पाए गए हैं। शहजाद नदी, बयाना नाला, छतरपाल मंदिर तथा कथोरा में पूरा पाषाणिक उपकरण मिले हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सोनार घाटी के बारे में। तो आर.बी. जोशी द्वारा सोनार, कोपरा और ब्यारमा की घाटियों में की गई खोज के दौरान तीनों युगों के उपकरण मिले हैं। घगरा, हरट, नरसिंहगढ़ और मारियादो सोनार के 4 महत्वपूर्ण क्या हैं? स्थल हैं। तो सोनार घाटी के बारे में हमने क्या देखा कि आर.बी. जोशी द्वारा सोनार, कोपरा और ब्यारमा की घाटियों में की गई खोज के दौरान 3 युगों के उपकरण मिले हैं। घगरा, हरट, नरसिंहगढ़ और मारियादो सोनार के 4 महत्वपूर्ण क्या हैं? स्थल हैं। अब हम बात करते हैं सोन घाटी के बारे में। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन में पूरा पाषाण काल के अवशेष 35 स्थानों पर मिले हैं। सोन घाटी की खोज किसने की थी? निसार अहमद द्वारा। तो जो निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन में पूरा पाषाण काल के अवशेष 35 स्थानों पर मिले हैं। मार्टिन विलियम्स तथा एम. क्लार्क ने सर्वप्रथम मध्य सोन घाटी में घोघर से खितौही नामक स्थानों से ज्वालामुखी उद्गार से निकली राख के जमाव की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। किसने? मार्टिन विलियम्स और एम. क्लार्क ने। जी.आर. शर्मा और डेसमंड क्लार्क द्वारा मध्य सोन घाटी में भूगर्भ पुरातत्व खोज के दौरान बहुत से पाषाणकालीन स्थल और गुफाएं मिली हैं। किसके द्वारा? जी.आर. शर्मा और डेसमंड क्लार्क द्वारा मध्य सोन घाटी में भूगर्भ पुरातात्विक खोज के दौरान बहुत से पाषाणकालीन स्थल और गुफाएं मिली हैं। सीधी जिले में बाघोर, घगरिया, नगजर खुर्द, पटपरा और सोहावल में भी उत्खनन किया गया है। सोन घाटी से प्राप्त औजारों की तिथि 3,90,000 वर्ष पूर्व की निकाली गई है। इसके बाद अगर हम अन्य स्थान देखें तो वी.एस. वाकड़कर और वी.के. तिवारी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पूरा पाषाण कालीन उपकरण वाले बहुत से स्थल मिले हैं। गुना जिले में पूर्व और मध्य पाषाण कालीन उपकरण पाए गए हैं। बी.वी. वाल ने ग्वालियर में इस काल के उपकरणों की खोज की। जी.आर. शर्मा ने रीवा, सतना और सीधी जिलों में किए गए उत्खनन में 100 से भी ज़्यादा पाषाण कालीन स्थल को क्या किया है? खोजा है। तो हमने ये देखा कुछ अन्य स्थान थे और उनसे जुड़े प्रमुख जो तथ्य थे उनको देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। मध्य पूरा पाषाण काल में अगर हम देखें तो 1954-55 में नेवासा में हुई खोजों से पता चला कि पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल के मध्य एक संक्रांति काल था जिसके औजार लघुरूपता लिए थे। इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा गया है। तो हमने क्या देखा कि 1954-55 में नेवासा में हुई खोजों से पता चला कि पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल के मध्य एक संक्रांति काल था जिसके औजार जो थे वो कैसे थे? लघु रूप में थे और इसे मध्य पूरा पाषाण काल कहा गया। पिपरिया में ए.पी. खत्री ने उत्खनन कार्य कर इस काल के उपकरण खोजे हैं और बेतवा नदी घाटी में गोची नामक स्थान पर रामेश्वर सिंह द्वारा 230 मध्य पूरा पाषाणिक उपकरण को क्या किया है? एकत्रित किया है। दमोह में सोनार तथा व्यारमा नदी घाटी में आर.बी. जोशी ने 12 मध्य पूरा पाषाण काल स्थल को क्या किया है? खोजा है। दमोह में सोनार तथा व्यारमा नदी घाटी में आर.बी. जोशी ने 12 मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल को क्या किया है? खोजा है। जी.आर. शर्मा ने बल्ली घाट, ककरिया तथा रीवा में मिसीपुर से मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल की खोज की है। उच्च सोन घाटी में निसार अहमद ने 45 स्थलों से 485 उपकरण को क्या किया है? एकत्रित किया है।
ऑलविन ने पांडव झरना, बघेल नदी, कन्हारी मैदान, रेहुंतिया में चार मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल को क्या किया है, खोजा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में। तो उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में अगर हम देखें तो उच्च सोन नदी घाटी में उत्खनन में निसार अहमद ने सीधी शहडोल में उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण खोजे हैं। मंडला के पास नर्मदा की सहायक नदी बंजार नदी तट पर बमनी, छुरी, छैनी भी मिले हैं। भीमबेटका से प्राप्त नीले पाषाण खंड उच्च पुरा पाषाण कालीन गुहा चित्रकारी को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका से प्राप्त नीले पाषाण खंड जो है वो उच्च पुरा पाषाण कालीन गुहा चित्रकारी को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में, तो मध्य पाषाण युग में अगर हम देखें तो इस युग में जैस्पर, क्वार्ट्ज, फ्लिंट आदि उच्च कोटि के पत्थरों से बने औजारों में खुरचनियाँ, नोक एवं बेधनी प्रमुख हैं। इन उपकरणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो जो मध्य पाषाण युग के जो उपकरण हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन उपकरणों का जो आकार था वो क्या था, छोटा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये औजार मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा इनकी सहायक नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर, सागर, मंदसौर, सीधी, पूर्वी तथा पश्चिमी निमाड़, विदिशा, नरसिंहपुर, देवास, छिंदवाड़ा, उज्जैन आदि स्थानों से मध्य पाषाण युग के औजार क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के जम्बू द्वीप एवं जोरोथी द्वीप से मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के जम्बू द्वीप और जोरोथी द्वीप से मध्य पाषाण कालीन शैलाश्रय क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। बीवी मिश्रा ने भीमबेटका रायसीन में इस युग के ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। भीमबेटका शैलाश्रयों तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कला तथा कर्मकांड संबंधी गतिविधियों का एक नाटकीय साक्ष्य भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है। तो कला तथा कर्मकांड संबंधी गतिविधियों का एक नाटकीय साक्ष्य जो है वो कहाँ से, भीमबेटका की गुफा से प्राप्त हुआ है, जिसे ऑडिटोरियम केव तथा सभा कक्ष गुफा कहा जाता है। भीमबेटका शैलाश्रयों तथा गुफाओं के खोजकर्ता जो है वो कौन है, तो भीमबेटका शैलाश्रयों तथा गुफाओं के खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकड़कर हैं, जिन्होंने खोज कब की थी, 1957 में की थी। भीमबेटका के चित्रों में 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। कितने रंगों का प्रयोग हुआ है, 16 रंगों का, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग जो है वो कौन से दो रंगों का, सफ़ेद और लाल रंगों का हुआ है। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जो है वो जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक पहाड़ी है, जहाँ से विभिन्न हथियार क्या किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में आरबी जोशी ने 1964 में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में आरबी जोशी ने 1964 में क्या लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण को प्राप्त किया। तो ध्यान रखना है कि होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज जो है वो किसने की थी, आरबी जोशी ने की थी। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का क्या मिलता है, प्रथम साक्ष्य मिलता है, क्योंकि आदमगढ़ से पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में मिली हैं। इसके अतिरिक्त यहीं से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी क्या मिले हैं, प्रमाण मिले। कहाँ से, आदमगढ़ से। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाओं के समीप मध्य पाषाण से लेकर नव्य पाषाण काल के उपकरणों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। तो धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाओं के समीप, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, धार में है, मध्य पाषाण से लेकर नव्य पाषाण के उपकरणों की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दल व जेडी क्लार्क ने बालाघाट और मंडला जिलों में उत्खनन करके बहुत से मध्य पाषाण कालीन स्थलों का क्या किया है, पता लगाया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दल व जेडी क्लार्क ने बालाघाट और मंडला जिलों में उत्खनन करके बहुत से मध्य पाषाण कालीन स्थलों का क्या किया है, पता लगाया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद के बारे में। तो अब देखें अगर हम, तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण के बारे में अगर हम देखें तो पुरातत्वविद कौन है, मैक्राउन है, सुपेकर है, आरबी जोशी है, डॉक्टर HD सांकलिया है, AP खत्री है, सुब्बा राव है, पीटरसन और आदि। तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में कौन कौन से पुरातत्वविद का नाम आता है, मैक्राउन, सुपेकर, आरबी जोशी, डॉक्टर HD सांकलिया, AP खत्री, सुब्बा राव, पीटरसन आदि।
सोन घाटी सर्वेक्षण में किनका नाम आता है? निसार अहमद का। रीवा सतना क्षेत्र में GR शर्मा। चंबल घाटी सर्वेक्षण में AP खत्री, SK श्रीवास्तव, प्रोफेसर वाकड़कर और BB लाल आदि का। तो इस तरीके से हमने प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद को देखा। अब हम बात करते हैं उत्तर पाषाण युग यानी नव पाषाण युग के बारे में। तो इस युग के प्रमुख औजार जास्पर, कैल्सिडोनी तथा क्वार्ट्ज पत्थरों से बने शल्क, क्रोड, फलक, बेधनी, समलंब, तिकोने तथा अर्धचंद्राकार लघुरूपता वाले औजार सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि पॉलिशदार रूप से मध्य प्रदेश में पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, पन्ना, धार, विदिशा, रीवा, जबलपुर, सागर, छतरपुर, दमोह इत्यादि जिलों एवं इसके अतिरिक्त सोन नदी की तलहटी तथा इटार पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाण कालीन उपकरणों की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। तो ध्यान रखना है हमें, दो नदी घाटी हमने कौन सी देखी है जो नवपाषाण काल के अधीन आती है? तो या हम कहें तो नवपाषाण युग उपकरणों की जो प्राप्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो ये बनास और मोहन नदी घाटी है। इसके बाद हमने कौन कौन से जिले देखे हैं? तो हमने देखा है पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, पन्ना, धार, विदिशा, रीवा, जबलपुर, सागर, छतरपुर, दमोह और इत्यादि। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो दमोह जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित सिंग्रामपुर घाटी से वर्ष 1866 ईस्वी में नवपाषाण कालीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। आदमगढ़ से इस युग की सीप से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं जिसकी तिथि लगभग 5500 ईसा पूर्व है। RB जोशी ने आदमगढ़ की क्या की थी? खोज की है। किसने? RB जोशी ने। भोपाल के बैरागढ़ के निकट स्थित शैलाश्रयों में अर्धचंद्राकार, समलंब आदि नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए गए हैं। भोपाल में स्थित मनुआभन टेकरी, नेवरी गुफा और श्यामला पहाड़ी के शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार क्रोड तथा लघु पाषाण उपकरण क्या किए गए हैं? प्राप्त किए गए हैं। जबलपुर में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लमेटा घाट में नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ध्यान रखना है, भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट और लमेटा घाट में नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नवपाषाण कालीन प्राचीनतम बस्ती जो है वो कौन सी है? मेहरगढ़ है। इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृद भांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र और अग्नि का प्रयोग सीखा। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। अब हम बात करते हैं शैलाश्रय के बारे में। तो भारत में पाए गए चित्रित शैलाश्रयों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चित्रित शैलाश्रय जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना और नरसिंहपुर जिलों में अनेक स्थानों पर मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में पाए गए गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य दर्शाए गए हैं। इन गुफा चित्रों में लाल, सफ़ेद, काला, नीला और पीला रंग उपयोग में लाया गया है। होशंगाबाद से भी एक गुफा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। ध्यान रखना है कि होशंगाबाद से एक गुफा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक जिराफ का चित्र बना हुआ है। और अगर हम नवपाषाण या शैलाश्रय चित्र को देखते हैं तो गुफा चित्रों में लाल, सफ़ेद, काला, नीला व पीला रंग का क्या किया गया है? उपयोग किया गया है। पंचमढ़ी के निकट 30 से 40 मील की दूरी पर तामिया, सोनभद्र, झलई इत्यादि गाँवों से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये कौन से युग के हैं? ये नवपाषाण कालीन युग के हैं। पंचमढ़ी से लगभग 13 किलोमीटर दूर पनार पानी ग्राम में मामा भांजा शैलाश्रय है जिसमें लगभग 29 चित्र हैं। यहाँ क्रीम एवं लाल रंग के चित्र बने हैं और ये भी कैसे हैं? नवपाषाण कालीन है। अब हम बात करते हैं भीमबेटका शैलाश्रय के बारे में। VS वाकड़कर के अनुसार भीमबेटका में जो चित्र हरे रंग में बने हुए हैं वे शैल चित्रों के सबसे पुराने प्रमाण हैं और संभवतः उत्तर पाषाण काल के हैं, उत्तर पुरा पाषाण काल के हैं। शैल चित्रों की शैली और विषयों को देखते हुए उत्तर पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में जंगली जानवर शिकार करने और भोजन संग्रह के दृश्यों की प्रधानता है। संक्रमण नवपाषाण या ताम्रपाषाण काल में पालतू पशुओं और खेतीबाड़ी के चित्र बनाए गए हैं। ऐतिहासिक चरण गुप्त काल
5वीं सदी तक माना जाता है। इस चरण में तलवार और भालों के साथ घोड़ों और हाथियों पर सवार योद्धाओं के चित्र क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। तो अगर हम बात करें संक्रमण नवपाषाण ताम्रपाषाण काल में पालतू पशुओं और खेतीबाड़ी के चित्र बनाए गए। और अगर हम ऐतिहासिक चरण जो कि गुप्त काल को माना जाता है, इस चरण में तलवार और भालों के साथ घोड़ों और हाथियों पर सवार योद्धाओं के चित्र क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में इनका सबसे पसंदीदा रंग लाल था, जो गेरू से प्राप्त होता था। गेरू से सिंदूरी, संतरी और हल्के लाल जैसे अलग अलग रंग पाए जा सकते हैं। इन चित्रों के इस्तेमाल में दूसरा प्रमुख रंग जो है वो सफ़ेद है। ये चूना पत्थर से बनाया जाता रहा होगा। हरे रंग और पीले रंग भी कहीं कहीं इस्तेमाल हुए लगते हैं। भीमबेटका के पास लाखा जुआर में मछली के चित्रों की प्रमुखता है। प्रागैतिहासिक कला में पक्षियों और पेड़ पौधों के चित्र नदारद हैं। भीमबेटका में एक करुण दृश्य में कुछ स्त्री पुरुष एक बच्चे को दफनाते हुए शोक की मुद्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ खोजे गए एक चित्र में एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा घर में साथ साथ खाना खाते हुए दिखाई गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आदमगढ़ शैलाश्रय के बारे में। तो हल्के पीले रंग से निर्मित विशालकाय हाथी का चित्र सबसे प्राचीन है। अगर हम देखें तो 10x6 के आकार का भैंसे का चित्र प्रमुख है, जिसे दोहरी रेखाओं में शिलाश्रय के ऊपरी भाग में पूरे विस्तार से चित्रित किया गया है। एक हाथी के नीचे तथा पैरों के समीप कई शैलियों में अस्त्र लिए घुड़सवार चित्रित किए गए हैं। हाथी की सूंड के समीप एक लघुकाय भैंस का चित्र है, जिसके पैर काफ़ी पतले और क्या है, लंबे हैं। हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आदमगढ़ शैलाश्रय के बारे में देख रहे हैं। नीचे दाहिनी किनारे पर 4 धनुर्धरों के एक समूह का भव्य अंकन मिलता है। एक शैलाश्रय पर 2 सीधी रेखाओं में बनाया गया मोर का बड़ा चित्र तथा एक पर आदिम वन देवी का चित्र बना हुआ है। अब हम आदमगढ़ शैलाश्रय के बाद हम कौन सा शैलाश्रय पढ़ेंगे, पंचमढ़ी क्षेत्र के शैलाश्रय के बारे में। महादेव पर्वत श्रेणी स्थित पंचमढ़ी क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ के शैल चित्रों में हथियारों, युद्ध कला आदि चित्रों को प्रकाशित करने की तथा उन पर शोधपूर्ण लेख प्रस्तुत करने का श्रेय D.H. गार्डन को जाता है। इमली खो, नींबू भोज, लस्करिया खो, माडादेव, सोनभद्र, बनियाबेरी, काजरी, छोटा महादेव, बड़ा महादेव आदि यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। शिकार के अतिरिक्त यहाँ दैनिक जीवन की झांकी से संबंधित चित्रकारियाँ भी अंकित हैं। इन चित्रों को स्थानीय भाषा में रकत यानी लाल रंग की पुत्रियाँ कहते हैं। लश्करिया खो यानी बाजार गुहा के पार्श्व भाग में बकरी का चित्र क्या है, अंकित है। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स किसके बारे में देखा, हमने पंचमढ़ी क्षेत्र के शैलाश्रय के बारे में देखा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे के सेशंस में हम और भी चीज़ों को के बारे में देखेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।